कृषि कानून के मसले पर किसानों का विरोध लगातार चल रहा है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से कोशिशें जारी है और इसी कड़ी में गुरुवार को किसान संगठनों और सरकार के बीच फिर बातचीत होगी। इससे पहले 1 दिसंबर की चर्चा में कोई हल नहीं निकला था। साथ ही आज पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होनी है। इधर पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन को गुजरात के किसानों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार जो भी बात पर अमल करेगी तो भाई हम लोग उसको मानने वाला है तो मानेंगे, नहीं जैसा हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे अध्यक्ष जी नरेश टिकार साहब और राकेश टिकार साहब हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष हरनाम सिंह वर्मा लखनऊ से जैसा तय करेंगे वैसा ये किसान करेगा, चाहे 1 महीना चाहे 15 दिन दिल्ली में रहना पड़े। जब तक समस्या का निदान नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी तब तक ये किसान नहीं जावे दिल्ली छोड़ के। कब तक आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और कितनी तैयारी के साथ आप लोग आए हैं? अब भाई हम लोग तैयारी से आए हैं, अपना सीधा सामान ओढ़ने बिछाने का और लकड़ी जलाने का, खाने पीने का जितना हो पाया सामान सब लाए हैं। कमी पड़ेगी तो फिर मंगवाया जाएगा। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अभी रुकेंगे। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर और फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें, किसान आंदोलन को लेकर जो अपडेट है वो यही है कि किसान अभी तक अपनी मांगों को अड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं 12 बजे आज विज्ञान भवन के अंदर बैठक होगी। वो देखना होगा किस नतीजे पे जाती है, क्योंकि पहले भी लगभग 3 बार बैठकें हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो बेनतीजा रही है। मगर आप जब देखना होगा कि चौथे चरण की जो बैठक है वो किस नतीजे पे जाती है। क्या सरकार उनकी मांगों को मान पाएगी? क्योंकि अगर सरकार ने पहले ही उनकी मांगों को मानना होता तो कहीं ना कहीं वो पहले ही जो इतनी बैठक हुई है उनमें भी मान लेती। मगर अभी भी किसान वही उसी मध्य पड़े हुए हैं कि जब तक सरकार नहीं मानेगी हम पीछे हटने वाले नहीं है। मगर आज विज्ञान भवन के अंदर जो बैठक है उसके अंदर अमित शाह भी शामिल होंगे और किसानों के संगठन के जो नेता है वो भी शामिल होंगे और देखना होगा क्या आज बातें मानती है सरकार या नहीं मानती है। मगर कहीं ना कहीं एक दुविधा जो है मन के किसानों के मन में जब तक वो दूर नहीं होगी तो सरकार कहीं ना कहीं विफल रहेगी। मगर सरकार कोशिश जरूर करती नजर आई, मगर कोशिश के साथ साथ किसानों को तरीके से समझा नहीं पाई या फिर कहीं जो किसान जो बिल है उसका जो बेनिफिट है वो नहीं समझा पाई, इसीलिए अभी तक बैठकें जो कामयाब नहीं हो पाई है। मगर बात करें जिस तरीके किसानों की तो किसान भी अभी भी 12 बजे का रुख कर रहे हैं ताकि 12 बजे जो बैठक होगी अगर वो बेनतीजा रहती है तो प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा और ज्यादा दिक्कतें दिल्ली की सरकार को आएगी और दिल्ली की जनता को आएगी और केंद्र सरकार को आएगी। जी राजीव, और जानकारी मिल रही है कि आज अमित शाह से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मिलने वाले हैं। कब ये मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में कृषि कानूनों को लेकर ही चर्चा होनी है और क्या आज जो किसानों के साथ बैठक होने वाली है उसमें अमित शाह मौजूद रहेंगे? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अमित शाह के साथ जो कैप्टन पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनकी जो बैठक है वो भी कहीं ना कहीं 12 बजे से पहले होगी और ताकि ये किसान मुद्दे को लेकर ही होगी और तमाम जो उलझने हैं या फिर जो किसानों के मन में उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ तक क्योंकि किसान जो है वो सबसे पहले पंजाब से ही चले थे और जिस प्रदर्शन की जो आवाज है वो भी पंजाब से ही उठी थी। तो कहीं ना कहीं पहले पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनको समझाया जाएगा कि इस तरीके से प्रदर्शन करना कितना जायज है कितना नहीं है और जो उनकी मांगे हैं किसानों की वो किस तरीके से उनको सामने रखी जाएगी। अगर वो पंजाब के मुख्यमंत्री को समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को भी समझाना उनके लिए आसान हो जाएगा। अगर वो नहीं समझा पाते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किलें और बढ़ेंगी और इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा। मगर उसके बाद अगर 12 बजे की जो बैठक है अगर उसके अंदर किसानों को समझा दिया जाता है या फिर उनको जो बेनिफिट है किसान बिल का वो बता दिया जाता है तो कहीं ना कहीं किसान थोड़ा बहुत संतुष्ट हो जाएंगे, शायद फिर प्रदर्शन को वापिस ले सके। मगर अभी भी आशंका यही जताई जा रही है किसानों की तरफ से कि बैठक का बेनतीजा रहने वाली है, क्योंकि लगातार की सरकार जो है वो झुकना नहीं चाह रही किसानों के आगे और जब तक झुकेगी नहीं तो प्रदर्शन इसी तरीके से अड़ल रहेगा। जी लेकिन इन सब के बीच में दुखद राजीव ये है कि पिछले 7 दिनों में 4 किसानों की मौत हो चुकी है इस प्रदर्शन के दौरान और अभी भी ये आंदोलन जारी है। तो किस तरह से जो किसान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके परिवार का पालन पोषण हो पाएगा? क्या सरकार की तरफ से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा? तमाम सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो रहे हैं।
देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जहां 4 किसानों की जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं दुखद जरूर है, मगर सरकार कितना कोशिश करेगी या फिर कितनी किसानों के जो मरने वाले हैं उनके परिवार को क्या सहायता देगी या फिर किस तरीके से करेगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मगर हाँ, इतना जरूर है, अगर किसान इसी तरीके से अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें किसानों को भी आएंगी। मगर किसान वैसे भी अपने सर पे कफन बांध के आए हैं। उन्होंने पहले क्या दिया है कि हम 6 महीने का राशन लेके आए, अगर हमें मरना पड़े तो हम दिल्ली की सड़कों पर ही मरेंगे, ना कि अपने घर जाकर। मगर सरकार को यह जरूर मैसेज दे दिया जाएगा कि सरकार जिस तरीके से कानून बना रही है वो उनके खिलाफ है, ना कि किसानों के हक में। अगर किसानों के हक में होते तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उनको बताया जाता, मगर अभी भी बेनिफिट नहीं बताया जा रहा है। और मुश्किलें किसानों के सामने भी है, जनता के सामने भी है, दिल्ली की जनता के सामने भी है, और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के सामने भी है। अगर केंद्र सरकार नहीं झुकती है या फिर इसी तरीके से अड़ल रहेगी तो कहीं ना कहीं इस बैठक का सलूशन नहीं निकलने वाला है। जी राजीव, आखिरी सवाल है, देखिए बताया, ये तो पहले से ही पता था कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो है दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी आ गए। अब ये भी जानकारी मिल रही है कि गुजरात के किसानों ने भी समर्थन दे दिया है और वहां से भी अब दिल्ली कूच की तैयारी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी किसान निकल चुके हैं। राजीव, देखिए, बिल्कुल पूरे देश के किसान अब एकजुट होते चले जा रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की नहीं है या फिर किसी और राज्य की नहीं है, यहाँ तक कि उत्तराखंड के जो किसान है वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं, यूपी के किसान है वो भी शामिल हो चुके हैं। और बात करें जिस तरीके से किसान संगठनों की, किसान संगठन अब बिल्कुल मजबूत हो चुका है। यहाँ तक कि पूरे देश के जब किसान एकजुट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को काफी फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए सरकार के अंदर भी उथल पुथल मची हुई है, इसीलिए बैठकों का दौर भी सरकार के अंदर भी चल रहा है, किसानों के संगठनों के बीच में भी चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो दोनों संगठनों किसान संगठन है और सरकार है उन दोनों के बीच में भी चल रहा है। मगर देखना होगा क्या आज 12 बजे की जो विज्ञान भवन के अंदर बैठक है वो किस नतीजे पे जाती है। अगर कहीं ना कहीं आशंका अभी भी यही वो जताई जा रही है कि सरकार झुकेगी नहीं और सरकार जो बिल लेके आई है वो किसानों के हक में है, मगर किसानों को उसका फायदा नहीं बताया जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कतें यही आ रही है, जब तक उनको फायदा नहीं बताया जाएगा तो किसान इसी तरीके से अड़ल रहेंगे। जी बिल्कुल, और आज होने वाली बैठक पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 11 सीटों पर हुए चुनाव में वोटों की गिनती गुरुवार सुबह यानी कि आज 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। मंगलवार को बीजेपी, सपा, कांग्रेस, विभिन्न शिक्षक संगठन और निर्दलीय मिलाकर कुल 199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया था। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती शुरू हुई। सबसे पहले शिक्षक निर्वाचन के नतीजे आएंगे, उसके बाद स्नातक निर्वाचन के परिणाम घोषित होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 30 उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 11 उम्मीदवार लखनऊ शिक्षक खंड निर्वाचन क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आगरा स्नातक खंड क्षेत्र में 22, इलाहाबाद झांसी स्नातक खंड क्षेत्र में 16, लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र में 24, वाराणसी खंड स्नातक में 22, आगरा खंड शिक्षक क्षेत्र में 16, बरेली मुरादाबाद खंड में 15, गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र में 16, मेरठ खंड शिक्षक क्षेत्र में 15 और वाराणसी शिक्षक क्षेत्र में 12 उम्मीदवार मुकाबले में इस समय डटे हुए हैं। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए जो मतदान हुआ था उसको लेकर आज मतगणना हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव में वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। सभी दल बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या राजनीतिक दल के जो समर्थित संगठन हैं और तमाम शिक्षक संगठन हैं और निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कुल मिलाकर के 199 प्रत्याशी थे जिन्होंने अपना दमखम दिखाया और कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ा। लेकिन आज उनके भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया है। आज शाम होते होते कहीं ना कहीं रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेरठ स्नातक क्षेत्र में रहे हैं जहां से 30 उम्मीदवार हैं, लखनऊ से 24 है, और कहीं ना कहीं तमाम जो संगठन है, शिक्षक संगठन है या जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे वो अपनी जीत का दावा करते हैं। जी पुनीत, और कड़ी टक्कर किस किस के बीच में नजर आ रही है? देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को भी बहुत सीरियसली लिया और कड़ी मेहनत करी गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से घोषित जो प्रत्याशी थे, समाजवादी पार्टी ने खासा मेहनत करी है। इसके साथ जो शिक्षक संगठन है उन्होंने खासा मेहनत करी है। अब देखने वाली बात होगी कि सत्ताधारी पार्टी जीतती है या शिक्षक संगठन जीतते हैं, लेकिन तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपनी जीत का प्रबल दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि आज उन्हें जीत दर्ज होगी। जी
बिल्कुल, और जैसा कि आपने जानकारी दी कि सबसे ज्यादा उम्मीदवार मेरठ से हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अभी जब मतगणना हो रही है तो सुरक्षा के किस तरह के इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और रिजल्ट कब तक घोषित हो जाएगा पुनीत? देखिए, सीधे तौर पर आज मतगणना हो रही है, इसलिए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। चाहे वो लखनऊ हो या वाराणसी खंड हो या मेरठ खंड हो, तमाम पुलिस बल वहां पर मौजूद है और किसी तरह का कोई उपद्रव ना होने पाए या समर्थकों की ज्यादा भीड़ ना जुटने पाए, क्योंकि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको भी मेंटेन रखना है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को खासा कड़ा किया गया है। केवल प्रत्याशी के साथ उनका जो एक व्यक्ति और है या प्रत्याशी के अनुसार एक व्यक्ति अंदर जा सकता है, यानी प्रत्याशी अगर नहीं जा रहे हैं उनके आधार पर कोई एक व्यक्ति अंदर जा सकता है, और भीड़ लगाने को साफ मना किया गया। लेकिन जो समर्थक हैं वो आसपास कहीं ना कहीं छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं और अपने जो भी नेता हैं उनके जीतने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जो मत पेटियां हैं उनकी गिनती शुरू हो गई है और शाम होते होते कहीं ना कहीं रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। जी पुनीत, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी जीत हासिल हुई थी। अब ये एमएलसी का चुनाव है, इसके भी परिणाम आज घोषित हो जाएंगे। जानकारी आपसे चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि आज के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत कितने मायने रखती है? देखिए, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो उपचुनाव हो या फिर नगर निगम का चुनाव हो या फिर एमएलसी का चुनाव है, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर मेहनत करी है। अविनाश सिंह जो लखनऊ खंड क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में तमाम जगह बैठकें करी गई हैं और जो भी प्रकोष्ठ हैं भाजपा के, चाहे वो अवध क्षेत्र हो या पश्चिम क्षेत्र हो, लगातार अपने प्रत्याशियों को लेकर के बैठक करी गई है और जो वोट बटोरने की पूरी कवायद करी गई है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने भी खासा प्रयास किया है, लेकिन शिक्षक संगठन ऐसे हैं जो जिनके शिक्षक संगठनों में लाखों शिक्षक हैं और वो कहीं ना कहीं अपनी जीत की दावा कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी ने जान दमखम लगाई है और सत्ताधारी दल होने के नाते कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव को भी बहुत अहम मान रही है और शाम होते होते देखना होगा कि आखिर बीजेपी ने जो मेहनत करी है वो सफल होती है या नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि एमएलसी के लिए 11 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर हुए चुनाव में वोटों की गिनती जो है गुरुवार यानी कि आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। मंगलवार को बीजेपी, सपा, कांग्रेस, विभिन्न शिक्षक संगठन और निर्दलीय मिलाकर कुल 199 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में बंद हो गया था और आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच भले ही सीबीआई कर रही हो, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ सामने न आने की वजह से सुशांत के फैंस, फ्रेंड्स और परिवार के सदस्य थोड़े से निराश हैं। सुशांत के सीबीआई से कराए जाने की मांग पहले दिन से करने वाले बॉलीवुड और टीवी एक्टर शेखर सुमन को अब भी उम्मीद है कि इस मामले पर कुछ चमत्कार जरूर होगा। हाल ही में ट्वीट कर उन्होंने कहा कि काश मेरे पास उन लोगों के लिए जवाब होता जो मुझसे इस केस को लेकर पूछते हैं। शेखर सुमन ने हाल ही में एक ट्वीट किया,
उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे सुशांत के मामले के बारे में पूछते हैं और मैं कहता हूं काश मेरे पास उम्मीद और प्रार्थना करने के अलावा इसका कुछ जवाब होता। उन्होंने आगे लिखा कि एक दिन इस मामले में चमत्कार होगा, ऐसा कुछ और नहीं बचा है जो आप कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने पिछले महीने इस केस को लेकर कुछ ट्वीट्स किए थे। एक्टर ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आरोप लगाया था कि वे सुशांत मामले को पर्याप्त कवरेज नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अखबारों में बिल्कुल कोई अपडेट नहीं है, टीवी चैनल से यह मामला गायब हो गया है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। सुशांत के परिवार को न्याय दिलाने की मांग करने वाले होस्ट और एक्टर शेखर सुमन ने पिछले हफ्ते उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहा जो उन पर सुशांत सिंह राजपूत केस के जरिए अपना राजनीतिक करियर मजबूत करने का आरोप लगा रहे थे। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस की जो जांच है वो कहां तक पहुंची है? अभी ताजा क्या कुछ अपडेट इस केस को लेकर मिल रही है? मुरारी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मुरारी सिंह से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जो केस है उस मामले की जांच भले ही सीबीआई कर रही हो, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ सामने न आने की वजह से सुशांत के फैंस, फ्रेंड्स और परिवार के सदस्य थोड़े से निराश हैं। सुशांत के सीबीआई से कराए जाने की मांग पहले दिन से करने वाले बॉलीवुड और टीवी एक्टर शेखर सुमन को अब भी उम्मीद है कि इस मामले पर कुछ चमत्कार जरूर होगा। हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर कहा कि काश मेरे पास उन लोगों के लिए जवाब होता जो मुझसे इस केस को लेकर पूछते हैं। शेखर सुमन ने हाल ही में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो मुझसे सुशांत के मामले के बारे में पूछते हैं और मैं कहता हूं कि काश मेरे पास उम्मीद और प्रार्थना करने के अलावा इसका जवाब होता। आपको बता दें कि पिछले महीने ही शेखर सुमन की तरफ से कई सारे ट्वीट्स इस मसले को लेकर किए गए थे, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मामले को पर्याप्त कवरेज नहीं दे रहे हैं। खबर पर तमाम जानकारी के लिए मुरारी सिंह का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता है मुंबई से। मुरारी, आपसे अपडेट हम चाहेंगे कि सुशांत केस को लेकर जांच कहां तक पहुंची है, इस पूरे मसले को नई ताजा जानकारी क्या कुछ मिल रही है? देखिए, इस मामले में सीबीआई कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। जिस तरीके से शेखर सुमन का बयान आया है उससे लग रहा है कि जो उम्मीद उन्होंने जगाई है कि सीबीआई अभी इस मामले में जांच पूरी खत्म नहीं हुई, सीबीआई की तरफ से कोई पक्ष नहीं रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से शेखर सुमन ने कहा कि सुशांत के चाहने वाले और उनके जो हमारे संपर्क में लोग हमसे पूछते हैं आखिर उन्हें क्या जवाब दूं और सुशांत मामले में अब कोई नया एक खुलासा आए, जो एक उम्मीद बची हुई है, उम्मीद की एक किरण बची हुई है उसे। लेकिन उन्होंने एक गंभीर आरोप भी इससे पहले लगाया था कि प्रिंट मीडिया ने सुशांत मामले को पूरी तरह से दबा दिया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी सुशांत का मामला पूरी तरह से गायब है। जहां तक सुशांत के मौत के रहस्य की बात है वो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई की जो टीम है अभी किस एंगल पर काम कर रही है ये तो कह पाना मुश्किल। बिल्कुल, जांच लगातार जारी है मुरारी, लेकिन अभी तक तथ्य कुछ सामने निकलकर नहीं आ पाए हैं। इस वजह से फैंस, फ्रेंड्स और जितने भी परिवार के लोग हैं वो काफी परेशान और निराश यहाँ पर नजर आ रहे हैं। शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच भले ही सीबीआई कर रही है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी सामने न आने की वजह से सुशांत के जो फैंस हैं, उनके परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, वो काफी निराश हैं। और इस बीच शेखर सुमन के ट्वीट्स ने एक बार फिर से सबका ध्यान इस केस की ओर खींचा है। उन्होंने कहा है कि काश मेरे पास जवाब होता, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं, मुझे विश्वास है कि एक दिन इस केस में चमत्कार जरूर होगा। टीवी एक्टर शेखर सुमन को अब भी उम्मीद है कि इस मामले पर कुछ चमत्कार जरूर होगा। हाल ही में उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि काश मेरे पास उन लोगों के लिए जवाब होता जो मुझसे इस केस को लेकर सवाल पूछते हैं। शेखर सुमन ने हाल ही में एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं जो सुशांत के मामले में मुझसे पूछते हैं और मैं कहता हूं कि काश मेरे पास उम्मीद और प्रार्थना करने के अलावा इसका जवाब होता।
चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण और प्रबंधन के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में कोशिशें जारी है। रूस, चीन और ब्रिटेन ने जहां वैक्सीन हासिल कर ली है, वहीं कई देशों में अभी भी शोध लगातार जारी है। बता दें, चीन ने 4 और रूस ने 2 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने के बाद मंजूरी दे दी। इसके बाद ब्रिटेन ने फाइजर की वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। वहीं भारत में भी 6 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन के मार्च 2021 तक आने की संभावना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स के लैब का दौरा भी किया था और वैक्सीन से जुड़ी जानकारियां ली थी। वैक्सीन आप तक कब पहुंचने वाली है और कहां से पहुंचने वाली है, यह तो आप अब तक जान चुके हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि जहां वैक्सीन बनेगी वहां से आप तक ये किस रूट से पहुंचेगी? दरअसल वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए भारत में कोल्ड स्टोरेज का जो नेटवर्क है, उसमें 28,000 ऐसे केंद्र है जहां वैक्सीन का कोल्ड स्टोरेज संभव है। लेकिन फिलहाल किसी भी वैक्सीन उत्पादक कंपनी के पास -25 डिग्री सेल्सियस से ठंडे तापमान पर वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर सकने की क्षमता नहीं है। इस मुश्किल से निपटने का एक रास्ता तो ये है कि इस तरह की वैक्सीनों का उत्पादन किया जा सके जिन्हें बहुत बड़े ठंडे तापमान पर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत ही ना हो। खबरों की माने तो भारत में ही ऐसे कुछ टीके विकसित किए जाने की कोशिशें जारी है जिन्हें ज्यादा तापमान पर रखे जाने से नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा संभव हो सका तो भारत के मौसम के अनुकूल स्थितियां हो सकती हैं। और खबर पर तमाम चर्चा और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम पांडे जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओम पांडे, किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हमारे ही देश में 6 अलग अलग जगह वैक्सीन बनाने की कोशिशें लगातार जारी है कोरोना की, तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो सबसे पहले यहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी, किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा और सबसे बड़ी बात, इनकी स्टोरेज किस तरह से की जा पाएगी? ओम पांडे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस ग्लोबल आपदा ने पूरे विश्व में अपनी तबाही मचा रखी है, ऐसे में लगातार इसकी दवा को लेकर के, कोविड की दवा को लेकर के सभी देश लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में कल जहां ब्रिटेन से खबर जरूर आई कि वहां की जो उस देश ने, उन्होंने अपने देश में एक दवा है जिसको लेकर के साफ तौर से इस बात को कहा है कि इनकी दवा कारगर है, उसको जो है लगाने की बात भी कही गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम भारत अपने देश की बात करते हैं तो जिस तरह से यहाँ की तापमान की बात करें, यानी जिस तरह से दवा को रखने की बात करें, और मौसम काफी इस कोविड की जो दवा है उस पर असर काफी डालता है। ये एक जिस तरह बिल्कुल। ओम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। समय की कमी के कारण मैं आपको रोक रही हूँ और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ इस समय बैठक कर रहे हैं। शुरू करें। इस क्रम में मैं अनुरोध करूंगा ब्रजेश कुमार सिंह जी, जो हमारे राज्य स्टेट के कन्वीनर हैं SLBC के, जनरल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा के, 2 शब्द भी से अवसर पर कहना चाहेंगे। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, अन्य मंत्री साहब, हमारे मुख्य सचिव सागर जी, अपर मुख्य सचिव सर, और सभा में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, डॉक्टर साथी, देवियों सज्जनों, मैं श्री नवीन सागर सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश व देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब इस महामारी के कारण न केवल जान माल की हानि हुई, अपितु अर्थव्यवस्था पर भी अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था को उभारने और समाज के विभिन्न वर्गों को अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया था कि भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रदेश की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित हो। तत्क्रम में मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि आपके कुशल नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे ई स्वरोजगार संगम के प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण में मान्यवर कुल 7,29,691 MSME एवं व्यवसायिक इकाइयों को रुपया 20,442 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है, जिसकी पूरे। और ये सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई योगी आदित्यनाथ की मीटिंग की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।